हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका करण गरेवाल राय वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड के बारे में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर बेसिकली एक ग्लेशियर है जो 76 किलोमीटर लंबा है और लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा। दोस्तों, सियाचिन शब्द का मतलब होता है द लैंड ऑफ वाइल्ड रोजेस, यानी कि वो धरती जहां पर जंगली गुलाब के फूल पाए जाते हैं। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर का जो इलाका है ये बेसिकली लद्दाख का अगर हम मैप देखें उसके बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है और इधर कंट्रोल भारतीय सेना का है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में टेम्परेचर लगभग -60-65 डिग्री तक चला जाता है और इधर बर्फबारी भी सर्दियों के टाइम पे खासकर लगभग 25 से 30 फुट होती है और राउंड द ईयर इसमें टेम्परेचर इस पूरे इलाके में माइनस में ही रहता है। खासकर जितना हम ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए सियाचिन ग्लेशियर जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल लद्दाख के ऊपर है, नॉर्थ वाली साइड पे है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हम आमतौर पे मैप देखते हैं या देखते थे अपना जम्मू एंड कश्मीर का, तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि उसका जो सारा कंट्रोल है वो एक्चुअल में हमारे पास नहीं है। इसमें लगभग अगर हम पाकिस्तान वाली साइड पे देखें, अपना वेस्ट वाली साइड पे, तो लगभग 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं और वो आजाद कश्मीर के नाम से उसको एड्रेस करते हैं। दोस्तों, ईस्ट में आते हैं, जिस साइड लद्दाख वाला इलाका है उसके बिल्कुल साइड में लगभग 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो चाइना कंट्रोल करता है, जिसको हम अक्साई चेन के नाम से जानते हैं दोस्तों। और सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल साइड पे एक इलाका ऐसा भी है जो पहले पाकिस्तान कंट्रोल करता था, बट 1963 में 62 की लड़ाई के बाद उसको चाइना कंट्रोल करने लगा। पाकिस्तान ने वो सारा जो इलाका था वो चाइना को दे दिया और 1963 से वो चाइनीज कंट्रोल में है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सियाचिन ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, दुश्मनों के लिए भी वो क्यों क्लेम करना चाहता है। तो दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है गेटवे ऑफ लद्दाख के नाम से भी, यानी कि अगर आप मैप को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल लद्दाख के पास है नॉर्थ वाली साइड पे, तो उधर जिस देश का या जिस भी सेना का कंट्रोल रहता है वो आसानी से हमारा जो लद्दाख और लेह वाला इलाका है उसको डोमिनेट कर सकता है एंड विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई अगर वो हमला भी करना चाहे सर्दियों के टाइम पे वो कर सकता है एंड काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय सेना इतने माइनस के टेम्परेचर में वहां इसलिए डिप्लॉयड है। अगर भारतीय सेना उधर ना हो तो जो पाकिस्तान और चाइना जो दोनों देश है उनका डायरेक्ट एक लिंकअप बनता है नॉर्थ में, वो डायरेक्टली ऑन ग्राउंड आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच में काफी अच्छे रिश्ते हैं और ये बिल्कुल घातक साबित हो सकता है अगर वो दुश्मन के कंट्रोल में चला जाए। आसान शब्दों में कहने का अब मैं समझाना चाहूंगा, आसान शब्दों में मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर उधर चीन या पाकिस्तान दोनों की फौजें आ जाएं या किसी भी एक देश की फौज आ जाए, वो आसानी से लद्दाख पे हमला कर सकते हैं और उसको कट ऑफ भी कर सकते हैं। जिसका ये मतलब होगा अगर लद्दाख हमारे हाथ से चला जाता है तो अक्साई चीन का जो चाइना कंट्रोल करता है इलाका वो भी हमारे हाथ से चला ही जाएगा और हमारी जो कश्मीर वैली है, जो प्रॉपर कश्मीर की वैली है, उस पे खतरा मंडराता रहेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए
अब सियाचिन का कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कारण था, क्या नहीं था, इसका क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, पाकिस्तान क्यों क्लेम करता है, उसका क्या कारण है, उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों जैसे कि 13 अप्रैल 1984 में 1984 में हम सबको पता है हम सियाचिन में अपना कंट्रोल बना लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, सन 1947-48 के दौर में। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था, जैसे कि हम सबको पता है जब हमारा देश आजाद होता है और पाकिस्तान को भी उसी दौरान आजादी मिलती है, और कश्मीर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, वो ना भारत के साथ जुड़ता है ना पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है। महाराजा हरि सिंह जो वहां के रूलर थे, जो राजा थे, वो दोनों देशों के साथ नहीं जुड़ते। तो उधर ना तो भारतीय फौज होती है उस टाइम पे, ना पाकिस्तानी फौज होती है 1947 में। तो इवेंचुअली जब पाकिस्तान बलूचिस्तान को हत्या कर कश्मीर पे कैप्चर करना चाहता है, कश्मीर को अपने इलाके में मिलाना चाहता है, पाकिस्तान एक हमला करता है। वो अपने लश्कर भेजना स्टार्ट कर देता है, ट्राइबल्स भेजना स्टार्ट कर देता है वजीरिस्तान वाली साइड से, और साथ में पाकिस्तानी फौज भी भेजना स्टार्ट कर देता है। तो महाराजा की जो फौज थी उसको रोकने की थोड़ी कोशिश करती है, क्योंकि वो गिनती में कम होते हैं, वो रोक नहीं पाते। तो एक समय ऐसा आता है 26 अक्टूबर के दिन, जब महाराजा हरि सिंह एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जिसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका मतलब था कि वो भारतीय अपना यूनियन के साथ जुड़ गए, वो कश्मीर का जो पूरी टेरिटरी है वो भारत के साथ जोड़ देते हैं। 26 अक्टूबर को साइन होता है और 27 अक्टूबर को हमारी फौज की जो पहली टुकड़ी है वो उधर पहुंच जाती है, जो कि थी 1st बटालियन ऑफ दी सिख रेजिमेंट। और मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों, 27 अक्टूबर के दिन दुश्मन जो था वो बारामूला वगैरह क्रॉस करके जो इलाका है वो श्रीनगर के बिल्कुल बाहर वाले इलाके में पहुंच चुका होता है। तो दोस्तों उधर से हमारी जब लड़ाई और इंटेंसिफाई होती है और स्टार्ट होती है, हमारी फौज और आने लगती है और उधर से खदेड़ना स्टार्ट करती है। तो लड़ाई चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि सीज फायर डिक्लेयर हो जाता है। सीज फायर का मतलब होता है नो फायर, युद्ध विराम, की लड़ाई नहीं लगेगी। तो उस समय तक श्रीनगर से जितना इलाका हम अपना पाकिस्तान से वापस ले सकते होते हैं हम ले चुके होते हैं। एंड उस समय जहां पे पाकिस्तान की फौजें तैनात होती हैं, जो इलाका उनके कंट्रोल में थोड़ा रह जाता है और जितना हम रिकैप्चर कर लेते हैं वापस, उस इन दोनों फौजों के बीच में एक लाइन डिमार्केट की जाती है जिसको बोला जाता है सीज फायर लाइन। जब ये युद्ध विराम घोषित होता है, जब सीज फायर डिक्लेयर होता है, तो भारतीय सेना इधर है, पाकिस्तानी सेना इधर है, तो इसके बीच में जो आप लगा लीजिए हम कह सकते हैं इलाका है, तो वो एक बाउंड्री बन जाती है जिसको कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया, सीज फायर लाइन। और दोस्तों ये जो सीज फायर लाइन होती है ये बेसिकली उस साइड होती है एंड बिल्कुल ऊपर जाते जाते ये खत्म होती है एक इलाका, एक पॉइंट जिसको हम जानते हैं NJ9842 के नाम से। ये उसका एंड पॉइंट नॉर्थ में वो होता है, बिल्कुल नॉर्थ में जब हम जाते हैं वो उधर जाके खत्म होती है और ये डिमार्केटेड इलाका होता है। तो दोस्तों फिर उसके इमीडिएटली बाद एक अग्रीमेंट साइन होता है कराची एग्रीमेंट के नाम से। उसमें सीज फायर लाइन जो होती है, जो दोनों देशों के बीच में जो इलाका डिमार्केट करना होता है, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित कर दिया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और दोस्तों जब वो अग्रीमेंट होता है उसमें ये चीज मेंशन हो जाती है कि जो, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो पॉइंट 9842 तक जाती है लाइन, बिल्कुल जो बॉर्डर जाता है नॉर्थ में, उधर ये मेंशन कर दिया जाता है कि इसके नॉर्थवर्ड्स कि वो जो पॉइंट है जो भारत का, उससे नॉर्थवर्ड्स लाइन जाती रहेगी और वैसे ही बॉर्डर माना जाएगा, इस साइड भी और उस साइड भी। तो दोस्तों उस समय ये लाइन डिमार्केट पेपर में नहीं की जाती, NJ9842 तक ही होती है। उसका कारण ये होता है उस टाइम पे एक तो हमें ना पता होता है कि सियाचिन ग्लेशियर का इंपॉर्टेंस क्या है, उधर वैसे भी कोई रह नहीं रहा होता, उधर कुछ नहीं, अपना इनहॉस्पिटेबल टेरेन होता है। तो ये सोचा जाता है दोनों देशों के द्वारा कि इसको बाद में डिमार्केट कर लिया जाएगा, बट एक टाइम मतलब वंस फॉर ऑल उन्होंने NJ9842 तक डिमार्केट कर लेते हैं और उसमें लिख दिया जाता है एग्रीमेंट में कि इससे नॉर्थवर्ड लाइन ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है जी।
अब इसके बाद क्या होता है 1963 में, जैसे कि मैंने बताया, चाइना के कंट्रोल में एक आ जाता है इलाका जो पाकिस्तान गिफ्ट करता है। चाइनीज प्रेजेंस की वजह से वो अपना एक्सप्लोर करते हैं, सारा इधर उधर का इलाके का मुआयना करते हैं। हमें धीरे धीरे सियाचिन ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस का पता लगने लग जाता है, जो कि मैंने बताया कि गेटवे ऑफ लद्दाख के नाम से भी अपना जाना जाता है अपना सियाचिन ग्लेशियर, और उसके और क्या अपना कारण थे, वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो दोस्तों, जब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान को ये सारा पता चल जाता है कि 1963 के बाद की सियाचिन की क्या इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान के हक में कैसे आ सकता है, तो दोस्तों पाकिस्तान बेसिकली अपना क्लेम रखने के लिए कि ये हमारा इलाका है, वो क्या करने लगता है कि जो NJ 9842 तक लाइन होती है, जो डिमार्केट हुई होती है कराची एग्रीमेंट में, जो मैंने बताया, और जैसे उसमें मेंशन होता है कि इसके नॉर्थवर्ड्स ही ऐसे सीधा लाइन जाती रहेगी, वही इलाका होगा, वही बाउंड्री होगी। तो दोस्तों वो अपने मैप में NJ 9842 से ईस्ट वाली साइड अपना लाइन खींच देता है और अपना बताने लग जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर उनका इलाका है। इसका मतलब ये हुआ कि NJ 9842 से जब ईस्ट की साइड में जाते हैं, अपना चीन की साइड में, वो ऑटोमेटिकली इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। अगर नॉर्थ ही चलती रहती लाइन तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंडिया का इलाका तो था ही। तो दोस्तों अपने मैप में दिखाने लग जाता है, अमेरिका भी अपने मैप में दिखाने लग जाता है। एंड दोस्तों दूसरा जो चीज पाकिस्तान करता है, जैसे कि उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूरोप का सारा जो ध्यान होता है पहाड़ों को स्केल करने के लिए, पहाड़ चढ़ने के लिए, जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं उनका सारा ध्यान एशिया में आ जाता है, खासकर हिमालय रेंजेस में, क्योंकि इधर पहाड़ बहुत ऊंची ऊंची हैं। तो दोस्तों यूरोप में तो एज इट इज थी भी नहीं। एंड पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वाली साइड से सियाचिन ग्लेशियर पहुंचना बहुत आसान है, अप्रोच बहुत इजी है, तो पाकिस्तान अपनी साइड से परमिशन देना स्टार्ट कर देता है जितने भी वर्ल्ड के यूरोपियन माउंटेनियर्स होते हैं जो उस समय इस इलाके को अपना स्केल करना चाहते हैं, पहाड़ों में चढ़ना चाहते हैं। वो अपना मैप भी उसमें दिखाने लग जाते हैं कि ये इलाका, ये हमारा बॉर्डर है एंड सो ऑन। तो दोस्तों आगे जाके कहानी कुछ ऐसी बनती है इसकी। हमारे फौज के एक बड़े उम्दा अफसर रहे हैं जिनको फौज में फेमसली जाना जाता है कर्नल बुल कुमार के नाम से, जिनका असली नाम कर्नल नरेंद्र कुमार होता है। एंड ये खुद भी एक माउंटेनियर होते हैं जो बेसिकली काफी पहाड़ चढ़ चुके होते हैं, एवरेस्ट भी क्लाइंब कर चुके होते हैं। एंड दोस्तों जब ये खुद माउंटेनियरिंग कर रहे होते हैं तो इनके यूरोप के भी कुछ दोस्त और जो दूसरे माउंटेनियर्स होते हैं उनके साथ इनकी दोस्ती हो जाती है। तो एक समय ऐसा था, वैसे इनका एक जर्मनी का माउंटेनियर दोस्त बन जाता है और ये कमान अधिकारी होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के गुलमर्ग में, जिसको हम हॉज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इनके पास एक जर्मन माउंटेनियर आता है उधर और उनको बोलता है कि हमने, वो एक पर्टिकुलर नाम लेता है कि हमने इस इलाके में अपना पहाड़ चढ़ने है, हाइट्स स्केल करनी है। वो जो नाम लेता है वो कर्नल कुमार ने पहले नहीं सुना होता। कर्नल कुमार उनसे मैप मांगते कि भाई दिखाओ कहां की बात कर रहे हो। तो जब वो मैप दिखाता है, और वो मैप पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप होता है जो वो जर्मन माउंटेनियर देता है उनको, और एज इट इज वो परमिशन लेके आया होता है। जब वो अपना प्लान बताता है कि अपना हमने पहाड़ चढ़ने इस साइड पे। तो दोस्तों उसमें जब कर्नल कुमार देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो जो NJ 9842 से पाकिस्तान लाइन ईस्टवर्ड्स दिखाना स्टार्ट कर देता है, उसमें भी वही चीज मेंशन होती है। एंड कर्नल कुमार को और ज्यादा पता लग जाता है कि पाकिस्तान अपना क्लेम प्रॉपरली रख रहा है दुनिया के सामने, सबके सामने, और वो उनसे 500 रुपए देकर मैप खरीद लेते हैं जो पाकिस्तान की सरकार ने इशू किया होता है। तो दोस्तों जैसे फौज में सिखलाई है या किसी और दायरे में सिखलाई है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो आपको अपने इमीडिएट सीनियर्स को बताना होता है। तो वैसे ही कर्नल कुमार ने किया। कर्नल कुमार ने उनके जो इमीडिएट सीनियर थे उस समय, जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के कमांडर थे, जिनका नाम था जनरल हून HOON, और मेजर जनरल छिब्बड़, जो वो भी एक इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन पोजीशन पे होते हैं, एज इट इज वो DGMO होते हैं। DGMO का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, कि
ये एक वो पोजीशन होती है जो आर्मी के जितने ऑपरेशंस होते हैं, सारा कुछ होता है, उनकी प्लानिंग सब कुछ उनके हाथ में होती है। तो दोस्तों जब ये बता देते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे कमांडर्स होते हैं, हमारी सेना होती है, वो वापस से मैप्स खोले जाते हैं, सारे एग्रीमेंट पढ़े जाते हैं, सब कुछ देखा जाता है, सारे मैप स्टडी किए जाते हैं। यहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह के समय जो मैप था, जो इलाका उनके कंट्रोल में था, वो भी खोला जाता है। एंड जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स आए थे उनके मैप भी खोले जाते हैं और ये समझ आ जाता है एंड साबित हो जाता है कि ये इलाका हमारा है और दुश्मन इस पे ऑक्यूपाई करने की, काबिज होने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल इलीगल था अग्रीमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इस इलाके को ऑक्यूपाई करना है। उसके लिए पहले 2 एक्सपीडिशंस भेजे जाते हैं। एक कर्नल कुमार लीड कर रहे होते हैं, जो कमान अधिकारी होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के, वो एक एक्सपीडिशन लेके जाते हैं। उधर जाके देखा जाता है, खासकर उस इलाके में, कि वहां पर उनको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि वहां नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कुछ रैपर्स, मान लीजिए कोई अपना पाकिस्तान से, जब वो एक्सपीडिशन आ रही होती है उनकी, पाकिस्तान की साइड से चढ़ रहे होते हैं एंड जो माउंटेन्स आ रहे होते हैं, जैसे कि कोई बॉटल हो गई, कोई चॉकलेट हो गया या कुछ हो गया, वो रैपर्स उधर फेंक देते या कोई बॉटल वगैरह फेंक देते हैं जिसमें चाइनीज और उर्दू की मार्किंग्स होती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि उधर लोग आते हैं और अपना मर्डर करके जाते भी, और पाकिस्तान सही में एक बहुत बोल्ड मूव कर रहे हैं अपना इलाके को क्लेम करने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद फिर एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल भेजा जाता है, लॉन्ग LRP जिसको कहा जाता है फौज में। इसमें क्या होता है कि कुछ फौजी लगभग 60 से 70 दिन के लिए जाते हैं बहुत दूर तक, और अपना 60-70 दिन उधर रुक के वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं वो भी यही सेम चीज रिपोर्ट करते हैं। अब प्लानिंग आती है उसको, सियाचिन ग्लेशियर को भारत में ऑक्यूपाई कैसे करना होता है। तो इसके लिए जनरल हून, जिनका मैंने अभी नाम लिया, अब क्योंकि उधर माइनस में टेम्परेचर्स रहते हैं, -50-60 डिग्री, ठीक है जी, और सर्दियों में ऑक्यूपाई वैसे ही नहीं कर सकते, तो वो एक ऑर्डर प्लेस करते हैं यूरोप में एक सप्लायर को, जो सिर्फ अपना बर्फ से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाता है, कपड़े बनाता है, टेंट बनाता है, सब कुछ जो उधर हमें जरूरत में चाहिए होते हैं सरवाइव करने के लिए। जब वो फोन करते हैं अपना, उसके साथ कांटेक्ट करते हैं कि मेरे को लगभग इतने पीस 150-200 जितने भी थे कि चाहिए इस टेम्परेचर के लिए, इस इलाके के लिए, वो बताते हैं टेम्परेचर वगैरह कि इमरजेंसी में चाहिए करके। तो बेसिकली वो जो सप्लायर होता है यूरोप का, वो मना कर देता है, और उस समय सिर्फ एक ही सप्लायर होता है जो बिल्कुल डोमिनेट होता है इस फील्ड में, एक ही सप्लायर होता है जो सब कुछ ये चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। वो मना कर देता है कि हम नहीं बना सकते, एंड कारण देता है, एंड उसके बाद वो दूसरे सप्लायर का नंबर दे देता है। फिर हमारी एजेंसीज को पता चलता है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस किए हुए थे अपने जवानों के लिए। उधर पाकिस्तान भी अपनी प्लानिंग में होता है उसको फौजी तरीके से अपने इलाके में कंट्रोल रखने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए। ये जो चीज है ये बताई जाती है उस सप्लायर के द्वारा जो मना कर देता है अपना ऑर्डर्स लेने से, क्योंकि उसके पास लगभग 1000 बंदों का पहले ही ऑर्डर होता है। तो दोस्तों हमें भी महसूस होने लग जाता है कि इतनी एक्सट्रीम इक्विपमेंट जो है पाकिस्तान क्यों ले रहा होगा, और हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि हो सकता है कि ये उस इलाके के लिए ही ले रहा हो। तो दोस्तों इसके इमीडिएटली बाद भारत इमरजेंसी में किसी तरीके से लगभग अपनी इक्विपमेंट मंगा लेता है पाकिस्तान से पहले, और एक डेट डिसाइड की जाती है जो थी 13 अप्रैल सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो दोस्तों जो डेट थी 13 अप्रैल को चूज करने का एक कारण यह भी था कि पाकिस्तान उस दिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि भारत उधर उस दिन आके ऑक्यूपाई करेगा। उसका कारण था बैसाखी। हमें यह लगता था कि पाकिस्तान इसलिए नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि उधर बैसाखी मनाई जा रही है एंड सो ऑन। इसके अलावा बैसाखी और भी कारणों की वजह से मनाई जाती है, एंड हमें भी नहीं यह था कि बैसाखी के कारण वो भी ऑक्यूपाई कर लेंगे 13 अप्रैल को, जो बात सच साबित होती है बाद में।
तो दोस्तों 13 अप्रैल को एक पेट्रोल एक हेलीकॉप्टर में भेजा जाता है जिसमें 4 से 5 बंदे होते हैं और वो बिला फोंडला जो इलाका है उधर उतर जाते हैं, जिसको लीड कर रहे होते हैं कैप्टन संजय कुलकर्णी, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल भी बने। इनका ताल्लुक होता है 4th कुमाऊं रेजिमेंट से। और दूसरी साइड एक दूसरी यूनिट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि उन्होंने इलाका कैप्चर करना है, जैसे तुर्तुक का इलाका हो गया या दूसरे इलाके हो गए, उनको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों 13 अप्रैल को जब हमारी फौजें चढ़नी स्टार्ट करती हैं, खासकर बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया पे जहां पे हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, लगभग कहा जाता है कि उस दिन सिर्फ बेला फोंडा वाली साइड पे जो बिल्कुल एक्सट्रीम रेंज में आ जाता है, लगभग 18 से 20 चक्कर हेलीकॉप्टर लगाता है। वो इसलिए लगाता है दोस्तों क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी ऊंचाई पे उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। हमारे पास वो हेलीकॉप्टर्स थे जिसमें एक टाइम पे पायलट के अलावा सिर्फ 3 से 4 जाने बैठ सकते थे, लेके जा सकते थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे। तो दोस्तों जब कैप्टन कुलकर्णी उधर उतरते हैं, अब नीचे नहीं पता होता कि आइस कमजोर है या बर्फ अपना जो कमजोर है कि नहीं है या स्ट्रांग है। एज इट इज जैसे मैंने बताया, अगर कोई पहुंचा नहीं होता तो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता, उधर हेलीपैड होता ही नहीं है। तो इवेंचुअली दोस्तों उसके बाद क्या होता है, वो एक बोरी फेंकते हैं नीचे राशन की, जो अपने साथ लेके गए होते हैं, वो चेक करने के लिए कि वो धंस तो नहीं रही। एंड उसके ऊपर जब नहीं धंसती वो जंप मारते हैं और हमारी कुछ 8-10 जो फौजी है इनिशियली उधर पहुंच जाते हैं बिला फोंडला। तो दोस्तों सरप्राइज मेंटेन रखने के लिए कि पाकिस्तान को ना पता चले, खासकर इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग के दिनों में 1-2 ऑर्डर्स भी पास होते हैं। उसमें से एक होता है रेडियो साइलेंस मेंटेन करना, जिसका मतलब ये था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई भी फौजी जो उस इलाके में बैठे हैं वो आपस में रेडियो में किसी के साथ बात नहीं कर सकते। उसका कारण ये होता है क्योंकि हमारे पास उस समय पुराने रेडियो सेट्स होते थे, जैसे कि AN/PRC-15 अल्फा, ये एक रेडियो सेट का नाम है। एंड दोस्तों रेडियो साइलेंस तोड़ने का मतलब ये था कि पाकिस्तान भी हमारी बातें सुन सकता था उनकी फ्रीक्वेंसी पे और पाकिस्तान को पता लग जा सकता था। एंड एज इट इज जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग में जाके उधर हमने बेस एस्टैब्लिश करना था, उधर डिफेंसेस बनाने थे, उधर चौकियां बनानी थी, तो हम उनको इनिशियली नहीं रिस्क लेना चाहते थे इन चीजों को लेकर। हम ये चाहते थे कि इनिशियली सारा सेटअप हो जाए, उसके बाद हम तोड़ सकते हैं रेडियो साइलेंस। तो दूसरा ऑर्डर ये होता है कि उधर बार बार हेलीकॉप्टर के चक्कर नहीं लगेंगे। जैसे कि पहाड़ों में जो एक हेलीकॉप्टर की आवाज है वो बहुत एको करती है, बार बार हेलीकॉप्टर्स के जाने का मतलब था कि पाकिस्तान को ये पता लग जाता कि इधर फौजी कार्रवाई हो रही है एंड स्टार्ट हो चुकी है और पाकिस्तान चौकन्ना हो सकता था एंड उसके बाद कार्रवाई भी कर सकता था। तो दोस्तों पर कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होता है कि रेडियो साइलेंस तोड़ना पड़ जाता है 5 से 6 दिन बाद, क्योंकि उसमें एक हमारे जवान की डेथ हो जाती है किसी कारण की वजह से एंड हमें हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ता है एंड पाकिस्तान को भी पता लग जाता है। और पाकिस्तान पहला जो अटैक है, फुल फ्लेज्ड अटैक जिसको हम कहते हैं पूरी फौज के साथ पूरी तैयारी के साथ, 17 अप्रैल को करता है। हालांकि इसमें यह बात भी साबित हुई है, जनरल परवेज मुशर्रफ जो उस समय उधर ही पोस्टेड थे पाकिस्तान वाली साइड से, वो अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में ये भी मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान का प्लान 14 अप्रैल को ऑक्यूपाई करने का होता है। पहले मार्च में होता है, फिर 14 अप्रैल को। हालांकि 13 अप्रैल को हमारी फौजें पहुंच चुकी थी, बट वो पोस्टपोन हो जाता है मई के महीने में, मई एंड के महीने में या जून के महीने में, क्योंकि अप्रैल और मार्च का समय ऐसा होता है कि उधर ठंड वैसे ही बहुत पड़ती थी एंड वो चाहते थे कि गर्मियों में जब थोड़ा टेम्परेचर सही हो जाएगा उस समय पाकिस्तान फौज आके ऑक्यूपाई करेगी। तो दोस्तों 17 अप्रैल को अटैक होता है और हमारी फौजें उधर अपनी पोस्टें बना ली थी, सारा कुछ हो जाती है, हम ऑक्यूपाई नहीं करने देते। एंड दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा आगे सम अप करते हुए, आज की तारीख में सियाचिन ग्लेशियर में ना सिर्फ भारतीय फौज तैनात है, वो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के उधर रहती है और लगभग दिन का उधर खर्चा एक आरटीआई के मुताबिक 5 से 7 करोड़ का होता है। और जहां पर भारतीय फौज तैनात है वो बिल्कुल हाइट्स पे है, असल एक्चुअल ग्लेशियर पे है, और जो पाकिस्तान की फौजें है वो बिल्कुल नीचे है। हमारी फौज बैठी है लगभग 21,500 फुट की
अपना रेंज में, इतनी हाइट पे बैठी है। और उनकी जो फौज है, जो उनकी सबसे टॉप है, जहां तक वो पहुंच चुके थे, वो है आज की तारीख में लगभग 11 से 12,000 फुट। तो दोस्तों ये थी कहानी सियाचिन ग्लेशियर की। ऐसे ही कुछ और मुद्दों पे अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं डिस्कस करना या किसी एक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। एंड मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें, सो दैट कि कोई अगर गलती है या कोई आप टॉपिक चाहते हैं आप सामने लाइए एंड हम उसको आगे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।